हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 3 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिस्टर विन को अपने सम्मोहन में ले लेती है और उस पर अपना जादू टोना करती है और उसके दिमाग में ये भर देती है कि नाग रानी अनावंदी उसकी भतीजी है। तो मिस्टर विन भी नाग रानी के सम्मोहन में आ जाते हैं और कहते हैं अनावंती मेरी भतीजी है। और नाग रानी शाहरुख के करीब जाने के लिए मिस्टर विन को अपनी ढाल बनाती है ताकि कोई भी उसके पहचान पर शक न कर सके कि वो कहीं और से आई है। अगले दिन शाहरुख यामिनी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है तो उसे वहां जाकर पता चलता है कि यामिनी ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लिया है। तो बेचारा मायूस होकर जा रहा होता है कि तभी उधर से नाग रानी अनावंदी आती है। तो शाहरुख अनावंदी को देखकर हैरान होता है और उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तो नाग रानी अनावंदी कहती है मैं यहाँ पर अपने अंकल मिस्टर विन का ट्रीटमेंट करवाने आई थी, उन्हें थोड़ी चोट लग गई थी। कि तभी वहाँ पर मिस्टर विन भी आते हैं और शाहरुख के सामने ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि नाग रानी अनावंदी उनकी भतीजी है। तो शाहरुख को नाग रानी अनावंदी के पहचान पर कोई डाउट नहीं होता। तो नाग रानी शाहरुख को फिर से अपने बातों के जाल में इस तरह फंसाती है कि बेचारा शाहरुख फिर से कंफ्यूज्ड हो जाता है कि वो नाग रानी आखिरकार उससे कहना क्या चाहती है। और इसी चक्कर में नाग रानी शाहरुख के करीब आ जाती है कि तभी वहाँ पर ऋचा आ जाती है और शाहरुख को नाग रानी से दूर करती है और नाग रानी को कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मेरे बॉयफ्रेंड पर डोरे डालने की कोशिश कर रही हो। तो शाहरुख कहता है ऋचा तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों यहाँ पर अचानक मिले थे। तो नाग रानी अनावंदी ऋचा को कहती है तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, तुम पहले भी ऐसी ही थी। तो ऋचा कहती है तुम ऐसी बातें कर रही हो जैसे तुम मुझे पहले से जानती हो, क्या तुम्हें मेरा सरनेम भी पता है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो। तो शाहरुख उन दोनों के बहस को रोकने के लिए ऋचा को वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे मिस्टर विन नागिनों की टोली को अपने घर लेकर आते हैं। तो नाग रानी अनावंती मिस्टर विन के घर को देखकर खुश होती है और कहती है हमें कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहना होगा जब तक मैं अपने प्यार शाहरुख को नहीं पा लेती। इधर नरसिम्हा के बंदे जंगलों में बेकसूर जानवरों का शिकार करते हैं और उन्हें मारकर नरसिम्हा के सामने 56 प्रकार के भोग बनाकर उसके सामने पेश करते हैं। तो नरसिम्हा उन सारे खानों को देखकर खुश हो जाता है और कहता है इन खानों में जो मजा है वो किसी और खाने में नहीं। और नरसिम्हा उन खानों को चाव से खा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन लोगों को शिकार करने के जुर्म में जेल में डाल देती है। आगे जब ऋचा को अपने पापा के बारे में पता चलता है तो वो पुलिस स्टेशन जाती है और अपने पापा से पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो उसके पापा ऋचा के सामने झूठ बोलने लगते हैं कि ये लोग जबरदस्ती उसे यहाँ पर लेकर आ गए हैं, लेकिन बेटी तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा कौन है, मैं चुटकियों में यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। तो ऋचा कहती है पापा आप ऐसे काम क्यों करते हो जिससे आप हमेशा मुसीबत में फंस जाते हो। तो ऋचा गुस्से से वहाँ के ऑफिसर के पास जाती है ताकि वो अपने पापा को छुड़ा सके। तो उसका ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि वीर रहता है। तो ऋचा वीर को कहती है कि उसके पापा को छोड़ दे, पर वीर उसके पापा को छोड़ने से मना कर देता है और कहता है तुम्हारे पापा ने इल्लीगल काम किया है इसलिए उन्हें अपने किए की सजा तो भुगतनी ही होगी। तो ऋचा कहती है मेरे पापा ने ऐसा वैसा कोई काम नहीं किया और तुम्हें नहीं पता मेरे पापा कौन है। तो वीर कहता है तुम्हारे पापा जो भी हो पर कानून से बड़े तो नहीं है, मैं उन्हें सजा दिलवा कर रहूंगा क्योंकि उन्होंने क्राइम किया है। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है कि तभी वहाँ पर ऋचा का वकील आ जाता है और ऋचा के पापा को छुड़वा देता है। तो ऋचा वीर को टॉन मारती है और कहती है देखा मुझसे पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है, मैंने कहा था ना मैं अपने पापा को किसी भी कीमत पर छुड़वा के रहूंगी। तो वीर कहता है तुम्हारे पापा सिर्फ रिहा हुए हैं, उनका केस खत्म नहीं हुआ है और मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में। तो नरसिम्हा भी जाते टाइम वीर को धमकी देता है कि वो अपनी औकात में रहे, अगर वो अपनी औकात से बाहर गया तो वो उसकी लाइफ बर्बाद कर देगा। और नरसिम्हा ये कहकर वहाँ से चला जाता है, पर वीर नरसिम्हा के गिदड़ भपकी से बिल्कुल भी नहीं डरता। इधर नरसिम्हा की न्यूज चारों तरफ फैल जाती है। तो मिस्टर मीन नरसिम्हा की ही न्यूज देख रहे होते हैं कि तभी उधर से नाग रानी आती है और नरसिम्हा को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे पास्ट की बातें याद आती है कि नरसिम्हा भी उसके गुनहगारों में से एक है जिसकी वजह से उसकी लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो गई। तो नाग रानी कहती है इस जैसे पापियों का भी पुनर्जन्म हो गया, भगवान सच में बहुत ही निर्दय है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा दूंगी, मैं तुम्हें ऐसी दर्दनाक मौत दूंगी जिससे तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। तो नागचित कहता है क्या मैं उसे मार डालूं। तो नागिन मोड़ा कहती है चित तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्या तुम नागराज की बातें भूल गए, अगर हमने कोई भी गुनाह किया तो उसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। तो नागरानी कहती है नागिन मोड़ा फिर तुम क्या चाहती हो कि उस जैसा आदमी हमारे साथियों का शिकार करता रहे और उन्हें जान से मारता रहे, क्या तुम ये चाहती हो कि वो घटिया आदमी हमारे जानवरों को नुकसान पहुंचाता रहे और मैं ये सब बैठकर देखूं, मुझसे
ऐसा नहीं होगा, मैं उस आदमी को ऐसी मौत दूंगी जिसे वो अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाएगा। तो शाहरुख यामिनी को खूब कॉल करता है पर यामिनी उसका कॉल नहीं उठाती। तो बेचारा शाहरुख परेशान हो जाता है और यामिनी को यहाँ वहाँ ढूंढता है। इधर बंटी यामिनी को कहता है तुम शाहरुख का कॉल क्यों नहीं उठा रही? तो यामिनी कहती है क्योंकि मैं उसे खतरे में नहीं डालना चाहती। तुम्हें पता है ना मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं कब नागिन बन जाऊंगी। तो बंटी कहता है ऐसी बातें करना बंद करो, तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। हम उस गांव से बहुत दूर आ गए हैं और यहाँ पर वो नागिन कभी भी नहीं आएगी। और तुम्हारे पास ये लॉकेट है ना, और जब तक तुम्हारे पास ये लॉकेट है वो नागिन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए बेकार के ख्यालों को अपने दिमाग में लाना बंद करो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। तो यामिनी ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है। इधर शाहरुख के पापा को नागिनों के सपने बहुत आने लगते हैं। तो वो शाहरुख के लिए पूरी तरह डर जाते हैं और वो शाहरुख को कहते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना और उस गांव में दोबारा मत जाना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम सांपों से दूर रहोगे और तुम ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं करोगे जिसमें सांप आते हो, और तुम कोई भी खतरनाक काम नहीं करोगे। अपने पापा को प्रॉमिस करो। तो शाहरुख अपने पापा को इतना परेशान देख हैरान हो जाता है और अपने पापा को प्रॉमिस कर देता है कि आज के बाद वो सांपों से दूर रहेगा। अगले दिन नरसिम्हा शाहरुख के पापा के पास जाता है हेल्प मांगने के लिए और उन्हें कहता है प्लीज मुझे इस केस से बाहर निकाल दो, हम दोनों बिजनेस पार्टनर हैं और तुम्हें पता है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो रूल्स के खिलाफ हो। उन लोगों ने बेवजह ही मुझ पर इल्जाम लगा दिया है, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो शाहरुख के पापा कहते हैं अगर तुम बेगुनाह हो तो कोर्ट तुम्हें खुद ही बेगुनाह साबित कर देगी। अगर मैंने तुम्हारी हेल्प की तो इससे मेरी भी इमेज बिगड़ेगी और मैं ऐसे कोई भी इलीगल काम नहीं कर सकता, इसलिए मुझे माफ कर दो। मुझे पता है हम दोनों बिजनेस पार्टनर हैं और जैसा कि तुमने कहा कि तुम निर्दोष हो तो फिर तुम डर क्यों रहे हो, कोर्ट तुम्हें बाइज्जत बली कर देगा। तो शाहरुख भी यही कहता है पापा सही कह रहे हैं, अगर आप बेगुनाह हैं तो आपको कोई भी कसूरवार नहीं ठहरा सकता। तो ऋचा को बहुत ही बुरा लगता है कि शाहरुख उसके पापा के साइड नहीं है। तो ऋचा शाहरुख को साइड में ले जाकर कहती है और कहती है तुम मेरे पापा की इस तरह इंसल्ट कैसे कर सकते हो। तो शाहरुख कहता है मैंने तुम्हारे पापा की इंसल्ट नहीं की, मैंने बस इतना कहा अगर वो बेगुनाह है तो वो खुद ब खुद साबित हो जाएंगे और अगर वो नहीं है तो उन्हें सजा मिलेगी। तो ऋचा कहती है तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैं अपने पापा को जेल जाते हुए देखूं? अगर मेरे पापा की जगह तुम्हारे पापा होते तब भी तुम यही कहते। तो शाहरुख कहता है क्या तुम अपने पापा पर इतना भरोसा करती हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पापा कोई भी इलीगल काम नहीं करते? तो ऋचा के पास कोई जवाब नहीं होता कि तभी उधर से नरसिम्हा आ जाता है और कहता है अब हम लोग चलते हैं। और नरसिम्हा जाते जाते शाहरुख को कहता है अब तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। और नरसिम्हा अपना मूड ऑफ करके वहाँ से चला जाता है। तो शाहरुख के पापा शाहरुख से पूछते हैं मैंने नरसिम्हा की ना हेल्प करके सही फैसला किया ना? तो शाहरुख कहता है आपने बहुत ही अच्छा फैसला किया है पापा। आगे शाहरुख भी अपने काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है। तो रास्ते में नाग रानी शाहरुख पर कुछ जादू टोना करती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और सीधा पास्ट में पहुंच जाता है। तो नाग रानी शाहरुख को इसी जरिए से पास्ट की बातें याद दिलवाने की कोशिश करती है पर वो अपना चेहरा और राजकुमार का चेहरा नहीं दिखाती। तो नाग रानी कहती है तुम मेरा साथ कभी नहीं ना छोड़ोगे? तो राजकुमार चायबोंग कहते हैं मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो नाग रानी कहती है सारे मर्द ऐसे ही कहते हैं लेकिन बाद में वो छोड़कर चले जाते हैं। तो राजकुमार चायबोंग कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा और हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। और ये कहकर दोनों गले लग जाते हैं। तो शाहरुख जैसे ही उस लड़की को नागिन बनता देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। इधर शाहरुख के पापा शाहरुख को बाहर से चिल्ला रहे होते हैं शाहरुख उठो ना, शाहरुख उठो ना। कि तभी शाहरुख की नींद खुलती है और वो बाहर आता है। तो शाहरुख के पापा कहते हैं तुम्हें क्या हो गया था, तुम मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहे थे? तो शाहरुख कहता है मुझे नहीं पता पापा, मुझे काम पर जाना है। तो शाहरुख के पापा कहते हैं तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो शाहरुख कहता है हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो शाहरुख के पापा कहते हैं तुम्हें आज आराम कर लेना चाहिए, कल तुम काम पर चले जाना। तो शाहरुख कहता है मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है और शाहरुख ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो शाहरुख के जाने के बाद शाहरुख के पापा को वहाँ पर एक बड़ी सी नागिन दिखती है जिसे देखकर शाहरुख के पापा तो पूरी तरह डर ही जाते हैं। इधर यामिनी नाग मंदिर जाती है और भगवान को कहती है माँ मुझे नहीं पता मुझे किन पापों की सजा मिल रही है, मैंने हमेशा लोगों के साथ अच्छा ही किया है लेकिन पता नहीं मुझे किन पापों की सजा मिल रही है, प्लीज माँ मेरी हेल्प करो। क्योंकि तभी वहाँ पर नाग रानी प्रकट होती है और कहती है बेटी तुमने कुछ भी गलत नहीं किया लेकिन तुम्हें ये सब सहना होगा और तुम्हें हिम्मत रखकर इन मुश्किलों का डटकर सामना करना होगा, तभी तुम इन सारी मुश्किलों का अच्छे से सामना कर पाओगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। और नाग रानी ये कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। तो यामिनी नाग रानी को प्रणाम करके वहाँ से चली जाती है। इधर यामिनी के कुछ दोस्त यामिनी के पास
आते हैं और उसे उस ऑक्शन में डांस करने को कहते हैं, क्योंकि यामिनी बहुत ही अच्छी डांसर है और उसके बिना उनकी टीम पूरी नहीं होती। तो यामिनी उस ऑक्शन में डांस करने से मना कर देती है, क्योंकि वो अभी खुद ही बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हुई होती है। पर उसके दोस्त के कहने पर बेचारी यामिनी को मजबूरन मानना पड़ता है। तो उसकी दोस्त ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। आगे यामिनी के पापा यामिनी को कॉल करते हैं और उससे उसका हाल चाल पूछते हैं। तो यामिनी कहती है, मैं ठीक हूँ पापा, आप लोग मेरी ज्यादा फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ अच्छे से रह रही हूँ और बंटी भी मेरा अच्छे से ख्याल रख रहा है। तो यामिनी के पेरेंट्स कहते हैं, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, आज पूर्णिमा है और नागरानी के कहे अनुसार तुम आज पूरी तरह नागिन बन जाओगी, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। लेकिन तुम्हारे पास वो लॉकेट है तो इससे नागरानी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी, लेकिन तुम आज कहीं भी मत जाना, घर में ही रहना और आराम करना, ठीक है? तो यामिनी कहती है, ठीक है पापा। लेकिन यामिनी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने अपने दोस्त को प्रॉमिस कर दिया होता है कि आज वो ऑक्शन में डांस करेगी। और यामिनी ये बात बंटी को बताती है। तो बंटी कहता है, तुम परेशान क्यों हो रही हो? जब तक तुम्हारे पास ये नेकलेस है वो नागरानी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी और मैं हूँ ना तुम्हारी रक्षा करने के लिए, इसलिए तुम परेशान मत हो और अच्छे से डांस करना आज के ऑक्शन में, ठीक है? तो यामिनी को थोड़ा डर भी लगता है, पर वो बंटी की बात सुनकर राहत महसूस करती है। आगे एक ऑक्शन रखा जाता है जिसमें शाहरुख भी पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि शाहरुख की डॉक्यूमेंट्री उसी ऑक्शन में पहली बार लॉन्च होने वाली होती है। तो शाहरुख की फैमिली भी उस ऑक्शन में आई हुई होती है और रीचा की फैमिली भी वहाँ पर आई हुई होती है। तो रीचा शाहरुख के पापा से पूछती है कि शाहरुख कहाँ पर है? तो शाहरुख के पापा कहते हैं, वो अपने काम में कहीं बिजी होगा, वो बहुत जल्द आ जाएगा, तुम परेशान मत हो। कि तभी उधर से शाहरुख अपना पूरा काम करके वापस आ जाता है। तो रीचा शाहरुख को देखकर बहुत खुश होती है। तभी चारों तरफ मीडिया उन लोगों को घेर लेती है और उनसे पूछने लगती है कि आप दोनों कब शादी करने वाले हैं? तो रीचा कहती है, हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और जब हम दोनों शादी करेंगे तो आप लोगों को ये खबर मिल ही जाएगी। ये आगे वो लोग एक फैमिली फोटो क्लिक करवा ही रहे होते हैं कि तभी उधर से नागरानी अनावंती की एंट्री होती है। तो सारे रिपोर्टर उन लोगों को छोड़कर नागरानी अनावंती के पीछे चले जाते हैं और उसकी फोटो क्लिक करने लगते हैं, क्योंकि नागरानी अनावंती इतनी सुंदर लग रही होती है कि सारे लोगों की नजर उन पर ही होती है और उनसे हटती ही नहीं। इधर नरसिम्हा जब नागरानी को देखता है तो उसकी तो लार ही टपकने लगती है और उसे देखकर लगता है कि वो नागरानी के खूबसूरती का पूरी तरह से कायल हो गया है। आगे सारे लोग नागरानी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं और उसके नेकलेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो शाहरुख की माँ को वो नेकलेस बहुत ही पसंद आता है और वो कहती है, इस नेकलेस को देखकर लगता है कि मैं इसे जानती हूँ और मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरा इससे कोई ना कोई नाता जरूर है। तो शाहरुख के पापा कहते हैं, क्या तुम्हें वो नेकलेस बहुत पसंद है? तो शाहरुख की माँ इस बात को टाल देती है। आगे शाहरुख के पापा नागरानी अनावंती को देख ही रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि आईने में नागरानी अनावंती एक इच्छाधारी नागिन बन गई है। तो शाहरुख के पापा ये देखकर पूरी तरह डर जाते हैं। लेकिन शाहरुख के पापा दूसरे ही पल जब फिर से आईने में देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो वो ये सब देखकर पूरी तरह हैरान होते हैं और अपनी वाइफ को भी इस बारे में बताते हैं। तो शाहरुख की माँ कहती है, तुम्हें शायद कोई भ्रम हो गया होगा, आजकल के जमाने में ऐसा कुछ होता है क्या? तो शाहरुख के पापा भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उन्हें भी लगता है कि शायद उनका कोई भ्रम होगा। आगे नागिन क्या क्या गुल खिलाएगी वो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और मेरी तरफ से मेरी सारी यूट्यूबर फैमिली को हैप्पी दीपावली।